नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक और एग्जांपल देखते हैं टॉर्क के लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई फोर्स है यहाँ पर लग रहा है, ये एफ है, इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये जो फोर्स है ये यहाँ पर लग रहा है। अब इस फोर्स की वजह से हमें टॉर्क निकालना है, और इस फोर्स का जो कोऑर्डिनेट है, ये जो फोर्स वेक्टर है, इस फोर्स वेक्टर का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ये फोर्स वेक्टर का कोऑर्डिनेट जो है कुछ है, फोर्स जहाँ पर लग रहा है पी पॉइंट पे लग रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1,2,3। हमें इसका टॉर्क निकालना है ओरिजिन के अबाउट, और हमें इसका टॉर्क निकालना है किसी पॉइंट क्यू के अबाउट। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2,1। तो हम दो पॉइंट पे टॉर्क पूछा जा सकता है। इस पी पॉइंट पे, जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे लग रहा है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू है, इसका ये एफ एक्स है, एफ वाई है और एफ जेड कॉम्पोनेंट है। तो ये फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है, ये है। और ये फोर्स लग कहाँ रहा है, उसके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। अब इस फोर्स का हमें टॉर्क निकालना है दो जगह पे। ओ पॉइंट पे निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, और क्यू पॉइंट पे निकालना है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा सकता है फाइंड the torque of force F about origin and about Q। तो जिसको अगर R का आइडिया नहीं है वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। अब R किस केस में कौन सा R लेना है वो ध्यान रखना है। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें हम अगर ये करें कि हमें पहले क्या करना है कि टॉर्क हमें लिखना है, टॉर्क ऑफ F वेक्टर अबाउट ओरिजिन। पहले हम क्या चाहते हैं कि इस टॉर्क का, इस फोर्स का टॉर्क कहाँ पर निकालें, ओरिजिन पे। मैंने क्या बताया था, P जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अब P जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसका हमें O पॉइंट पे क्या निकालना है, टॉर्क। तो मैंने R वेक्टर क्या डिफिनेशन दी थी कि जहाँ पे हमें टॉर्क निकालना होता है वहाँ से, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होता है वहाँ पे, दोनों को ज्वाइन करके हमें क्या बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर R बनाते हैं। तो अब ये R हो जाएगा क्या, ये हमें 0,0 है, ये हेड इधर है, ये टेल है, ये फाइनल होगा, ये इनिशियल। तो आप यहाँ से R वेक्टर लिख लीजिए 1 - 0 i कैप प्लस 2 - 0 j कैप प्लस 3 - 0 k कैप। तो आपके पास आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये आपको मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर R। तो अगर आपको टॉर्क ऑफ F ऐसे लिख सकते हैं, अबाउट O ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है टॉर्क F अबाउट O, टॉर्क ऑफ F अबाउट O, ये हम लिख सकते हैं। क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे R क्रॉस F करिए, तो i कैप j कैप k कैप प्लस माइनस प्लस, और R क्रॉस F, तो इसके लिए, इस केस के लिए R क्या है अपने निकाल लिया है, वो है उसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, I का, J का 2 और ये 3। F वेक्टर आपको पता है 2, 1 और 1। क्या आ जाएगा हमारे पास I के लिए, ये हट जाएगा, 2 × 1 2 -3, फिर माइनस जे कैप, और ये क्या आ जाएगा, नीचे के हटेंगे 1 × 1 1 -6, और प्लस के कैप ये, तो 1 × 1 1 -4। तो हमें मिल जाएगा माइनस आई कैप, और ये -5 और ये माइनस, तो प्लस जे 5 जे कैप और फिर -3 के कैप। तो ये हमें टॉर्क मिल जाएगा इस फोर्स का, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। इसका जब आप मॉड ले लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। अगर अब आपको चाहिए टॉर्क ऑफ एफ अबाउट क्यू, तो क्या करना हमें पड़ेगा, हमें क्या पोजीशन वेक्टर यही रहेगा, नहीं। अब हमें इस फोर्स का टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, क्यू के अबाउट। तो क्या बताएंगे, जिसके अबाउट निकालना है वहाँ से क्या करेंगे, एक नया पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये कुछ r1 वेक्टर हो जाएगा। अब ये r1 वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, पहले r1 वेक्टर निकालेंगे।
R1 वेक्टर क्या होगा, ये फाइनल होगा, ये इनिशियल, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 3i कैप प्लस 2 माइनस 2j कैप प्लस 3 माइनस 1k कैप। तो हमें मिल जाएगा आपके पास -2i कैप प्लस ये 0 हो जाएगा 0j कैप और ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। तो हमें R1 मिल गया। अब हम टॉर्क चाहिए, टॉर्क ऑफ F अबाउट Q। तो हम क्या करेंगे, R1 क्रॉस F करेंगे, क्योंकि हमें इसके रिस्पेक्ट में R1 हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, जहाँ पे हमें इस F का यहाँ पर टॉर्क निकालना था, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R1 होगा। तो हम क्रॉस, अगर हम यहाँ पे अगर हम टॉर्क निकाल रहे हैं तो R1 क्रॉस F करेंगे, यहाँ पे निकालना होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर से हम क्रॉस करेंगे, ये बात ध्यान रहे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ये प्लस माइनस प्लस। तो R1 की वैल्यू क्या है -2, जे का कोफिशिएंट नहीं है मतलब 0 और ये 2। इसी तरह F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 1 और ये 1। तो इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो I का आ जाएगा आपके पास 0 × 1 0 और फिर -2 माइनस जे कैप -2 और फिर -4 और फिर प्लस के कैप -2 और 2 × 1 0 तो -0। तो हमारे पास मिल रहा है फिर से क्या, -2i कैप और ये -6 और -j प्लस 6j कैप और फिर -2k कैप। तो ये टॉर्क हो जाएगा अबाउट FQ। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि टॉर्क जो एक ही फोर्स है उसका डिफरेंट लोकेशन पे टॉर्क अलग होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स अलग अलग होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है और उससे उस F का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट भी किसी भी वेक्टर का टॉर्क निकाल सकते हैं, किसी फोर्स का टॉर्क निकाल सकते हैं। आगे फिजिक्स में, मैकेनिक्स में इसका बहुत यूज़ है, रोटेशनल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे भी आगे। तो ये टॉर्क बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे हमने ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देखा था कि ए डॉट बी हमें क्या बताता है, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। हमने प्रोजेक्शन लेना भी सीखा था। उसी तरीके से हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी नहीं देख रहे हैं, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज़ मॉड, वो हमें ज्योमेट्रिकली क्या बताना चाह रहा है वो समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी। मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर है हमारे पास ये बी, ठीक है। ये ओ बी है, ये ओ ए है, ये ए है। तो ओ ए वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और मॉड ओ ए जो है वो ए है। उसी तरीके से ओ बी वेक्टर को हमने क्या बोला है, बी वेक्टर, और मॉड ओ बी को हमने क्या बोला है, बी। ये जो लेंथ है बी, और ओ बी वैक्टर का जो लेंथ है उसे मॉड बी या बी, या मॉड ए वैक्टर का जो लेंथ है ओ ए वैक्टर का लेंथ है, या मॉड ए वैक्टर का जो लेंथ है वो ए है। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर को हम एज्यूम करें कि वो एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैराग्राम है, लेट अस एज्यूम ओ ए वैक्टर एंड ओ बी वैक्टर as adjacent side of a पैरेललोग्राम। तो हम ये एज्यूम कर लें कि ओ ए और ओ बी जो है एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो अगर ये एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है तो इसके बेस पे हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और ये अगर हम इसे सी बोल रहे हैं तो
ओ ए बी सी एक पैलोग्राम हुआ, जिसमें अगर ये ओ ए और बी सी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर अगर ये पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू बी सी और इज इक्वल टू ए। उसी तरीके से ओ बी इज इक्वल टू ए सी और वो किसके बराबर है, बी के। और लेट थीटा इनके बीच में एंगल है, तो थीटा इनके बीच में क्या है, एंगल है। अगर इसके डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं, ऐसे ए बी डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। तो हमने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर दिया और हमें क्या दिख रहा है कि ओ ए बी एक ट्रायंगल है। अब जब ओ ए बी एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसको अलग से ही बना देता हूँ, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये था हमारा ओ ए और ये था बी, ये बी था, ये ए था, तो इस ट्रायंगल में ये थीटा था। इसका अगर मैं बोलूँ आपसे कि एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो हमें इतना लेंथ पता है ए है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने और इसको बोला सी, ये लेंथ हमारा ए है, ये लेंथ हमारा बी है। तो यहाँ पे मैंने बी से सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमें इसका एल्टीट्यूड मिल जाएगा। क्या हम इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी ओ सी, केवल छोटे वाले ट्रायंगल में बी ओ सी में साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ओ सी लिख सकते हैं। तो हमें बी सी क्या मिलेगा, ओ सी साइन थीटा। और ओ सी क्या है, ओ सी हमारा क्या है, बी सी साइन थीटा। अगर हम ये ले रहे हैं तो हमारे पास बी सी साइन थीटा, बी सी की वैल्यू हो जाएगी ओ सी साइन थीटा। और ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओ सी को हम लिख सकते हैं बी सी की वैल्यू, बी सी अपॉन ओ सी नहीं होगा भाई, ओ बी होगा ना, हाइपोटेनियस। इस छोटे वाले ट्राइंगल में बी सी अपॉन ओ बी, और ये हो जाएगा आपके पास फिर बी सी हो जाएगा ओ बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी सी, और ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी की वैल्यू बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं बी साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एल्टीट्यूड भी पता है, बेस का लेंथ ए है वो भी पता है, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो मिल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। और हमारे लिए यहाँ पर बेस क्या है, ओ ए है, और हाइट क्या है, बी सी है। ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए का मॉड क्या है, ए है, तो इसे हम ए लिखें। बी सी कितना निकाला है, बी साइन थीटा निकाला है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस नहीं है। हम दो स्केलर क्वांटिटी को का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ए बी साइन थीटा। अब आप देखो ध्यान से कि हाफ इस ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। आपको पता है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है ए बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, या फिर मॉड ए को हम ए भी लिख सकते हैं, मॉड बी को बी भी लिख सकते हैं, तो इसे हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो ए बी साइन थीटा ये क्रॉस नहीं है भाई, यहाँ पे जब वेक्टर नहीं होता है, केवल ए, मैं अगर केवल ऐसे लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ मतलब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तब ये क्रॉस बनेगा। और अगर यहाँ पे केवल ऐसे है, वेक्टर नहीं है, मतलब ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है। दोनों का मीनिंग में अंतर समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ए बी साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में। और केवल ए क्रॉस बी नहीं, उसका मॉड, क्योंकि अगर केवल ए क्रॉस बी करेंगे तो फिर यूनिट वेक्टर एन कैप भी तो आ जाएगा, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड इसका मिलेगा। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगी कि ए क्रॉस बी क्या माना था हमने, दो वेक्टर्स माने थे, और वो दोनों वेक्टर क्या थे, वी हैव एज्यूम दैट दीज टू वेक्टर आर एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैराग्राम। तो उस पैराग्राम से दो ट्राइंगल मिला था, दोनों के ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एरिया ऑफ पैराग्राम भी बोला जा सकता है
वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो ट्वाइस कर देंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मिला, हमने यही स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम ढूंढ रहे थे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का। तो क्या मिला हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं एंड इफ दिस टू वेक्टर आर एज्यूम्ड एज द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैलोग्राम, तो इनका सिंपली आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट का उस जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है उससे तो वेक्टर मिलेगा, फिर उसका आप क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। तो वो आपको क्या बताएगा कि वो दो वेक्टर को अगर हम एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैराग्राम मानते हुए एक पैराग्राम कंस्ट्रक्ट करें, तो दिस ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी टेल्स यू अबाउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए, तो नोट करके आप लिख सकते हैं इसमें कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये तो खैर मैंने लिख ही दिया था, बी द adjacent sides of a parallelogram, then mod of A cross B is the area of that parallelogram। तो mod of A cross B हमें क्या देगा, एरिया ऑफ पैराग्राम। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो वेक्टर्स दिए जा रहे हैं आपको और बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैराग्राम इफ दिस टू वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैराग्राम। तो सिंपली आपको अब ये लॉजिक, आपको ये मीनिंग पता है कि अब मुझे ए क्रॉस बी करना है, फिर बाद में उसका क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है। जो भी वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से उसका हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राम। तो इस तरीके से दीज आर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और दूसरी बात है कि दो प्रॉपर्टी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में भी बताई थी, दो प्रॉपर्टी मैंने डॉट प्रोडक्ट में आपको बताई थी। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में दो प्रॉपर्टी देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी कि नहीं। ए क्रॉस बी, ये मैंने डिस्कस भी किया था, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड्स ट्रू। क्यों भाई, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर किस में चेंज आ जाएगा, साइन में। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, ये ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, ये ए क्रॉस बी, तो थंब हमारा नीचे जा रहा होगा, तो हमारा इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा वो नीचे आ रहा होगा एन कैप। जबकि आप बी क्रॉस ए कर देंगे, जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बी है और ये ए है, तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो साइन का चेंज आ जाता है, इसीलिए ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम केवल मॉड की बात करें, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा, यहाँ भी बी ए साइन थीटा, तो सेम ही होंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। होल्ड्स ट्रू। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो अगर आपको इसे ओपन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनका अलग क्रॉस लिया, ए क्रॉस बी और फिर प्लस, फिर ए का सी के साथ ए क्रॉस सी, ये ट्रू है। तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू है। तो इस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट में मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा वेक्टर प्रोडक्ट पे, जिससे आपको आइडिया लगेगा। और उसके पहले मैं उसे एज ए असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, तो आप प्रेफर करिए कि पहले उसे खुद अटैम्प्ट करिए, फिर मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भेज दूँगा। चलिए।